बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इस वक्त आलिया हमज़ा की ज़रूर बात करेंगे। आलिया हमज़ा को जुडिशल कर दिया गया है। पहले जुडिशल किया गया, लेकिन उसी वक्त दोबारा से उनकी ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उसके ऊपर दलाइल तलब कर लिए गए और बार बार समाअत आज पूरा दिन मुलतवी होती रही। एक तो उन्हें 11 बजे पेश किया जाना था, लेकिन 11 बजे के बजाय उन्हें पेश किया गया आज तकरीबन कोई 1:30 बजे के आसपास। और उसके बाद जब कार्रवाई शुरू हुई तो जज साहब के पास ज़ाहिर है कोई ग्राउंड नहीं बचा। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक तो काम जज साहब ने ये किया कि एक ही FIR है, एक ही तरह के इल्ज़ामात हैं तमाम लोगों के ऊपर, तो उनमें से 2 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया और बाकी को जुडिशल कर दिया, जिस पर एतराज़ात उठाए वकला ने। और एतराज़ात के बाद जज साहब ने कहा कि ठीक है जी, ज़मानत की दरख्वास्त भी हम साथ ही सुन लेते हैं। पहले दफ़ा जो रात को FIR की गई थी उसके अंदर दफ़ा 506 लगाई गई थी, जो कि काबिल ज़मानत है। लेकिन जब सुबह देखा गया कि जज साहब के पास अब तो कोई ग्राउंड नहीं बन रहा कि ये जुडिशल करें, ये तो डिस्चार्ज हो जाएंगी मुकदमा में या ज़मानत हो जाएगी इनकी, तो फिर पुलिस ने ज़िमनियों के अंदर 506/2 नाकाबिल ज़मानत दफ़ा जो है वो लगा दी है, और वो होती है असलहे के साथ आकर धमकाने की। अब अंदाज़ा करें कि आलिया हमज़ा साहिबा जो हैं वो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं तहरीक इंसाफ पंजाब की। वो ना तो उन्होंने कोई पत्थर मारा, ना उन्होंने किसी किस्म का कोई असला उठाया, लेकिन उनके ऊपर अब असला जो है वो डालकर धमकाने की दफ़ा डाल दी गई है। जिसके बाद जज साहब के पास ये ग्राउंड आया कि जी इस दफ़ा में तो फिर ज़ाहिर है ज़मानत नहीं दी जा सकती और ये नाकाबिल ज़मानत है, तो उनको जुडिशल कर दिया गया। अब जुडिशल करने के बाद उनकी दोबारा ज़मानत तो अप्लाई की जा सकती है, उसके ऊपर दलाइल भी होंगे, लेकिन पहले दिन ही उनको मुकदमा से डिस्चार्ज करना मुमकिन नहीं रहा। अब दोबारा उनकी ज़मानत जो है वो दायर की जाएगी और उसके बाद फिर मामला आगे चलेगा। और ये ऐसा लग रहा है नाजरीन, जो मुझ तक मालूमात पहुँच रही हैं उसके मुताबिक ये पूरे पंजाब के अंदर, ख़ास तौर पर रावलपिंडी और लाहौर के अंदर ये सिलसिला मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा। मज़ीद रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया जाएगा। और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अहकामात जारी किए हैं कि भाई 9 मई के 4 माह के अंदर मुकदमात के फ़ैसले करें। ज़ुल्करनैन इकबाल साहब ने इसके ऊपर कल ख़बर दी थी, वो भी आपके सामने रखता हूँ। तो ये तमाम लोग जो हैं अब जल्दी जल्दी बाहर आते हुए नज़र नहीं आएंगे। ये सिर्फ आलिया हमज़ा नहीं, और भी रहनुमा अंदर जाएंगे, उनको गिरफ्तार किया जाएगा मुख्तलिफ मुकदमात के ऊपर। और ऐसा लगता है कि आलिया हमज़ा को भी अब दोबारा थाना फिराया जाएगा, एक थाने से दूसरे थाने, दूसरे थाने से तीसरे थाने। तो ये सिलसिला अब चलेगा कुछ माह तक। ये इतलात जो है मौसूल हो रही हैं, या कम से कम चंद हफ्ते ये ज़रूर सिलसिला रहेगा। और आलिया हमज़ा की जो रिहाई है वो जल्द होने के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि उनको शायद नज़र लगी है अपने अंदर के लोगों की कोई साजिश है, या फिर पंजाब हुकूमत को उनकी एक्टिविटी अच्छी नहीं लग रही थी। जैसे कि उन्होंने पंजाब के अंदर एक तहरीक का आगाज़ किया था, जगह जगह कन्वेंशंस और रैलीज़ हो रही थी। तो इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र आलिया हमज़ा साहिबा के ऊपर शायद ये मुश्किल वक्त आन पड़ा है और कुछ अरसा मज़ीद उन्हें दोबारा से अब जेल में या हवालात के अंदर रखा जाने का प्लान है। ये ज़रा भी अब कंफर्म कर रहे हैं कि ये जल्दी जल्दी रिहाई नहीं होगी। अब ज़ुल्करनैन इकबाल साहब की खबर का जो मैंने जिक्र किया वो भी आपके सामने रखूं। ज़ुल्करनैन इकबाल साहब सीनियर रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट हैं प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने कल एक खबर दी थी। उन्होंने कहा कि 9 मई के हवाले से जो लोग तमाम मुल्ज़मान हैं उनको दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा। उसमें बहुत सारे असम्बली के अरकान भी हैं। तो तमाम लोगों के ख़िलाफ़ अगर 4 महीने में फ़ैसला आ जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि ट्रायल मुकम्मल होने के बाद फ़ैसला आता है, तो फ़ैसला क्या होगा ये अवाम बेहतर तरीके से समझ सकती है। इस वक्त अदालतें किसके कंट्रोल में और किस तरह के फ़ैसले आ रहे हैं। ज़ाहिर है उन तमाम लोगों को सज़ाएँ होंगी, और 9 मई के मुकदमात में अगर उनको सज़ा हो जाएगी तो फिर जितने भी अरकान असम्बली हैं वो तमाम के तमाम नाअहल हो जाएंगे, और उनकी नाअहली की सूरत में फिर ज़िमनी इंतखाबात उन तमाम हलकों में करवाए जाएंगे। और जिस तरह से सिस्टम के ऊपर पूरा शिकंजा गाड़ लिया गया है, ज़िमनी इंतखाबात का रिज़ल्ट क्या होगा ये भी आप और मैं अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ये तमाम तर प्लान जो है वो आपको नज़र आ रहा है। और ज़िमनी इंतखाबात के बाद अगर वो सीटें दोबारा से हुकूमत, यानी इस वक्त जो फॉर्म 47 की हुकूमत है उसके पास चली जाती हैं, तो फिर उनका मज़ीद तसल्लुत कायम हो जाएगा। फिर वो 2/3 अक्सरियत वाला मामला, फिर और बहुत सारे मामलात जो हैं
अब वो नहीं रहेंगे, वो उनके पास मौजूद होंगी और फिर वो जैसे चाहे, चाहे कानून साजियाँ हो, चाहे आइनी तरमीम हो, वो सब कुछ फिर कर सकेंगे। टू एन एक्सटेंट ये एक पॉसिबिलिटी ज़रूर हो सकती है और ऐसा गालिब इम्कान है कि ऐसा हो भी जाए। मतलब ये कोई नामुमकिन सी चीज़ नहीं है, इतना कुछ पहले पाकिस्तान में हो चुका है, ये होना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो बहरहाल गेम प्लान जो है वो देखा है आपने कि किस तरह से लंबा बनाया गया है और किस तरह से उसको आगे चलाए जाने का प्लान है। ये तो तमाम तर मालूमात थी आलिया हमज़ा साहिबा के हवाले से, और जैसे जुल्करनैन इकबाल साहब की खबर थी वो मैंने आपके सामने रखी है। अब क्योंकि ये रिलेट कर रही थी तो इसका जिक्र करना इसलिए भी ज़रूरी था। अब जनाब पुलिस की बारीक वारदात और कार्रवाई भी आपने देख ली और अदालत की एक तरह से सहूलतकारी भी आपने देख ली। बार बार समाअतें मुलतवी की गई, फैसला करने में मुश्किल हो रही थी कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। इसके बाद अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के मामले के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट से आज 3 अहम खबरें मौसूल हुई हैं। एक तो जो जजेस का सीनियरिटी वाला मामला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, उसके ऊपर कुछ अहम पेशरफ्त हुई है। उसमें जुडिशल कमीशन का जवाब भी आया है और उस पर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने भी जो जवाब जमा करवाया है वो भी आपके सामने रखेंगे। जुडिशल कमीशन ने भी अपना जवाब जो जमा करवाया उसमें कहा कि मैंडेट आईनी आर्टिकल 175A में दिया गया है जुडिशल कमीशन को, जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और फेडरल शरिया कोर्ट की अदालतों में जजेस की तकर्री है। तो उन्होंने कहा कि मौजूदा केस जजेस के ट्रांसफ़र के मुतालिक है, जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जजेस ट्रांसफ़र में आइन के मुताबिक जुडिशल कमीशन का कोई किरदार नहीं है। और सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन न्याज मोहम्मद साहब की जानिब से ये जवाब जमा करवाया गया, क्योंकि जुडिशल कमीशन से भी रब्ता किया गया था कि जी ये गलत हो रहा है, इसके ऊपर आप देखें और इस मामले को हल करें। तो उन्होंने अपना पल्लू जो है इस जवाब के बाद अब झाड़ लिया है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जो है उन्होंने भी जवाब अपना जमा करवाया है। उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 200A यानी 1 के तहत सदर जज के ट्रांसफ़र कर सकता है। वजारत कानून की जानिब से ट्रांसफ़र से पहले 1 फरवरी को चीफ जस्टिस से राय तलब की गई थी। जो सवाल उठा था सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में आइनी बेंच के अंदर इन जजेस की सीनियरिटी और जो तनाज़ा है ट्रांसफ़र का, उसमें उस सवाल का जवाब यहाँ पर मिल रहा है। ये कह रहे हैं कि जी 1 फरवरी को चीफ जस्टिस से रब्ता किया गया था और राय तलब की गई थी। चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जजेस ट्रांसफ़र पर रजामंदी दी थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि वजारत कानून ने 1 फरवरी को रजामंदी तलब की और चीफ जस्टिस ने जब मंजूरी दी तो उसी रोज़ जजेस ट्रांसफ़र पर जो अपनी राय है वो वापस भेजी। तो ये जनाब चीफ जस्टिस की तरफ से भी अब इसकी मंजूरी आ गई है। सदर ने पहले लगा दिया, जजेस पहले राज़ी हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के जो है वो कौन सा इससे इख्तलाफ करेंगे, उनकी पहले से ही रजामंदी थी। तो अब ये मामला भी वंस एंड फॉर ऑल सेटल होता हुआ नज़र आ रहा है और मुझे लगता है कि 19 मई 21 मई से पहले ये तमाम मामला भी हल हो जाएगा, क्योंकि अब 21 मई की डेट जो है वो क्यों अहम है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। 19 मई की डेट, 19 मई को जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है और उस जुडिशल कमीशन के इजलास में 4 हाई कोर्ट्स जो है उसमें इस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, उनके परमानेंट चीफ जस्टिस का तकर्री होनी है। एक सिंध हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और बलोचिस्तान हाई कोर्ट। चारों हाई कोर्ट्स के कायम मकाम चीफ जस्टिस की जगह उनके अपने चीफ जस्टिस जो हैं उनकी तकर्री की जाएगी। और उससे पहले मुझे लगता है कि ये मामला हल हो जाएगा, क्योंकि 200 के अंदर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा था कि 200 आर्टिकल के अंदर ये लिखा हुआ है कि जजेस का ट्रांसफ़र हो सकता है। मुनीर मलिक साहब ने दलील दी थी कि ये आर्जी तौर पर ट्रांसफ़र होता है, ये परमानेंट नहीं होता, जिस पर मोहम्मद अली मज़हर साहब ने सवाल किया था कि आर्टिकल 200 के अंदर कहाँ लिखा हुआ है कि ये आर्जी तौर पर होगा, परमानेंट नहीं होगा। ना आर्जी लिखा हुआ है ना परमानेंट लिखा हुआ है, इसलिए ये बात तो दुरुस्त साबित नहीं होती। तो यही एक दलील आर्जी ट्रांसफ़र वाली ही थी जिसके ऊपर केस बनाया जा सकता था। अब इसके अलावा देखते हैं कि जो वकला हैं वो कौन सी दलील सामने लेकर आते हैं और इस केस के अंदर कोई दूसरा कोई नतीजा निकलता हुआ नज़र आता है या नहीं। मुझे लगता है कि ये तमाम का तमाम मामला जो है जितनी इस वक्त तक समाअत हो चुकी है या जो शवाहिद सामने आ चुके हैं, जिस तरह से अब सारी रजामंदी सामने आ चुकी है, जुडिशल कमीशन ने पल्लू झाड़ लिया, चीफ जस्टिस से मंजूरी दे दी, पहले सारा कुछ काम पहले से हुआ है, सदर ने मंजूरी दी भी है, वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अगले जो
चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर साहब, उनके रास्ते में हायल रुकावटें जो है वो अब ना होने के बराबर हैं। तो बहरहाल जो जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा, किसी किस्म की कोई तब्दीली का इम्कान इसके अंदर नहीं है। जाते जाते एक और अहम तरीन खबर आपके साथ शेयर करते जाते हैं। कुछ सहाफ़ी हैं जिनके मैं नाम और मुकम्मल डिटेल तमाम जो है वो अगले वीलॉग के अंदर मज़ीद आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत सीनियर लोग हैं, बहुत बुलंद आवाज़ दलेरी के साथ काम करने वाले लोग हैं। अब रियासत ने उनके अकाउंट्स जो है मुंजमद करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। अकाउंट्स मुंजमद करने का सिलसिला जो है वो पहले ये होता है कि अगर किसी किस्म की कोई उनके अकाउंट्स की तरफ से वायलेशन की गई है, कोई गलत ट्रांजैक्शन अगर की गई हो, या फिर किसी किस्म की एंटी स्टेट ट्रांजैक्शन की गई हो, या हम कह सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग की गई हो, कोई वायलेशन हुई हो, अकाउंट का गलत इस्तेमाल हुआ हो, तो फिर ये तमाम तर चीज़ें जो अकाउंट्स मुंजमद करने वाली होती हैं वो सामने आ सकती हैं, वो की जा सकती हैं। इस बारे में इतलात ये आ रही हैं कि इसका कोई केस तो कहीं पर नज़र नहीं आ रहा, कोई रिपोर्ट भी नहीं हुआ, किसी किस्म की कोई अहकामात अभी तक सामने नहीं आए। लेकिन उन बड़े सहाफ़ियों के, बहादुर दलेर लोगों के जो इस पाकिस्तान के अंदर होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ भरपूर आवाज़ उठाते हुए हमें नज़र आए पिछले 3-4 सालों में, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं। मैं नाम इसलिए अभी नहीं ले रहा कि अगले वीलॉग के अंदर मैं तमाम डिटेल्स आपके सामने रखूँगा और उनके नाम भी लूँगा, और कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन उस बारे में इकट्ठी होना, पहुँचना ज़रूरी है जो आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन अब उनके अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं, सिर्फ ना उनके अकाउंट्स, उनकी फैमिली मेम्बर्स के, उसके बाद जिन पे रिसेंट ट्रांजैक्शंस हुई हैं, फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन जिन अकाउंट्स के ऊपर हुई हैं उनको भी बंद कर दिया गया, बल्कि उनके फैमिली के कारोबारी अकाउंट्स जो हैं उनको भी तमाम को बंद कर दिया गया है। ये एक तरह से मुआशी कत्ल होगा उन लोगों का जो अपनी मेहनत आपके तहत कमा रहे हैं। पहले आप उनको नौकरियों से निकलवाते हैं, फिर आप उनको धमकियां देते हैं, फिर उनको मुल्क छोड़ने पड़ जाते हैं, वो छुप छुप कर ज़िंदगी गुजारते हैं, और फिर उसके बाद आप उनके अकाउंट्स भी बंद कर लें सिर्फ इसलिए कि वो आपकी बात नहीं मान रहे, वो आपका बयानिया प्रमोट नहीं कर रहे, वो आपके साथ हाँ में हाँ नहीं मिला रहे, जिस तरह से बाकी सारा टाउट माफिया जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा है। बहरहाल जो भी डिटेल्स इसमें मज़ीद मेरे पास आ रही हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और मैं नाम के साथ और तमाम डिटेल्स आपके सामने रखूँगा कि किस किस का अकाउंट किस किस तरह से मुंजमद किया गया है। इसके ऊपर मज़ीद जो रियासत का या अथॉरिटीज़ का, ऑफिशियल्स का मौक़िफ़ होगा वो भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे जब उनका मौक़िफ़ मज़ीद सामने आ जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। नाजरीन इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।